और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को देख के हमारे ज़फ़र भाई नाराज़ होने वाले हैं, लेकिन चलें, जो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उन ख़बरों की तफ़सीलात तो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, लेकिन ज़फ़र भाई की जो नाराज़गी है वो भी मोल ले लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए तो माजरत कर लेंगे, उनको मना लेंगे। मनाने का तरीका भी हमें आता है, लेकिन आज 96 घंटे पहले जिस बड़ी खबर की पेशगोई की गई थी वो पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, बैरिस्टर गौहर की तब्दीली से मुतल्लिक क्या बड़ी खबर है, और इमरान खान के किस खिलाड़ी ने लंका ढा के रख दी है। अलीमा खान से जुड़ी अहम खबर है, अलीमा खान का जवाब आया है, अलीमा खान का बयान आया है। मरीम नवाज ने भी महाज संभाल लिया है, मैदान संभाल लिया है। ना सिर्फ महाज संभाला है बल्कि अहकामात भी मरीम नवाज की जानिब से जारी किए गए हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो थंबनेल पे टाइटल्स आपने पढ़े हैं, सुर्खियां आपने पढ़ी हैं, उनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मेरे इंट्रो के बाद आप देखने वालों के जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये ज़फ़र भाई कौन है। ज़फ़र भाई आप में से ही हैं, और आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद ज़फ़र भाई डेफिनेटली मैसेज करेंगे और अपने शिकवे का इजहार करेंगे। अब वो शिकवा क्या करते हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन खेल के मैदान से खबर ये है कि रात जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 में मैच था वो बारिश की नज़र हो गया, मैच ना हो सका और बारिश की वजह से जो मैच है उसको मनसूख कर दिया गया। अब इस मैच की मनसूखी से पाकिस्तान की टीम के लिए तो मुश्किलात हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के लिए कोई मुश्किलात नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग भी है और न्यूजीलैंड की टीम अगले 2 मैच जीतने की पोजीशन में भी है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि अब उसको अगले दोनों मैचेस जीतना होंगे। एक मैच श्रीलंका के साथ है, चलें बराबर का मुकाबला हो जाएगा। दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ है। एक मैच भी अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर आगे फिर अगर मगर वाली सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो खेल के मैदान से खबर हो गई। 4 दिन पहले यानी 96 घंटे पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक पेशगोई की थी। एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से जारी किया गया जिसमें उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के शहरियों के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी के लिए अफवाज पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। अब इस बयान का जो पस मंज़र था, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने यह दिया, उस वक्त बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमला किया गया, 11 सिक्योरिटी जवान अफसरान जो शहीद हुए, उसके बाद यह पैगाम दे दिया गया था, अफगानिस्तान को यह पैगाम दे दिया गया था कि पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। लेकिन कल बन्नू में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज समेत 2 शहीद हुए, उसके बाद वो सब्र का पैमाना छलक गया और रात गए पाकिस्तान की तरफ से कामयाबी के साथ इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान के अंदर 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इन 7 ठिकानों में जो दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कार्रवाई की गई। अब इस कार्रवाई के बाद जो अफगानिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, अब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले भी हैं, जिसमें एक आदर राजा साहब सबसे आगे आगे होते हैं, सर फहरिस्त होते हैं। उनकी तरफ से क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मदरसे पे कार्रवाई की गई, कुरान पाक के नुस्खे शहीद कर दिए गए। और जो कुरान पाक के नुस्खे आदल राजा ने दिखाए हैं, माह रमज़ान का महीना है, ऐसे झूठों पे खुदा ताला का अजाब हो, खुदा ताला की लानत हो कि सितंबर 2025 के कुछ ट्वीट्स हैं, उनमें से तस्वीर निकाल के रात पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में की गई कार्रवाई के साथ उसको लिंक, उसको मंसूब किया जा रहा है। यानी झूठा बयानिया, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन आज अफगानिस्तान में ये जो कार्रवाई की गई है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 40 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, दहशतगर्द मारे गए हैं, लेकिन ये हवा में नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहीं पे जिन मकामात पे टारगेट किया गया है, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ठिकाने मौजूद थे। इसके साथ साथ नाज़रीन,
पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली जो मैली आंख है उसको निकाल लिया जाएगा और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन माहिर अमूर जो सिक्योरिटी हैं डॉक्टर कमर चीमा, उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी दुनिया के लिए अफ़गानिस्तान का जो खित्ता है वो ख़तरा बनता जा रहा है, क्योंकि आज का जो अफ़गानिस्तान है वो उतना ही खौफनाक, उतना ही ख़तरनाक है पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए जितना 2002 में था। अब इस पर जो कमर चीमा साहब कह रहे हैं, माहिर अमूर सिक्योरिटी हैं, पूरी दुनिया को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये पाकिस्तान तो लड़ रहा है, पाकिस्तान तो कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन जो ठिकाने दुनिया की कई कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द आउटफिट के वहाँ पे बन चुके हैं, वो दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के ममालिक के लिए ख़तरा जो है वो बन सकते हैं। तो ये नाज़रीन, पाकिस्तान में ने जो कार्रवाई की है, इसकी खबर, इसकी पेशगोई 96 घंटे पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी थी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चल रहा है। एक आप ये देखें कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं तहरीक इंसाफ से जिनकी डिटेल मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। जो अली अमीन गंडापुर ने इंटरव्यू दिया, बल्कि इंटरव्यूज़ दिए, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया। अब अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है, उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई वाली कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर की माजरत के बावजूद जो अलीमा खान साहबा हैं, अब वो कहती तो अपने आप को गैर सियासी हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा ने ये अल्टीमेटम, ये वार्निंग तहरीक इंसाफ के पार्टी ओहदेदारान को दिया है कि जो इमरान खान साहब के लिए खड़े नहीं हो सकते, तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान के लिए खड़े नहीं हो सकते, वो साइड पे हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, वो क्यों साइड पे हो जाएं? क्या अलीमा खान साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान के ओहदे तहरीक इंसाफ के संभालना चाहती हैं? ऐसी बात तो उन्होंने नहीं की। जब वो अपने आप को गैर सियासी कहती हैं कि हम तो सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हमारा तो आना जाना अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना अपने भाई की रिहाई के लिए है, तो फिर ये पार्टी के ओहदेदारानों को, ओहदेदारान जो हैं, उन्हें ओहदों से मुस्तफ़ी होने की बात अलीमा खान साहबा क्यों कर रही हैं जब अपने आप को गैर सियासी कहती हैं? और फिर ये नहीं, जो बेस्ट अपने अली अमीन गंडापुर साहब ने माजरत कर ली है, उस माजरत के बावजूद अलीमा खान ने उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो मोहसिन नकवी की ज़बान बोलते हैं, जो मोहसिन नकवी की ज़बान बोलते हैं, उनका हमें पता है। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मोहसिन नकवी इमरान, हमारे पीटीआई के मोहसिन हैं, इमरान खान साहब के लिए रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें उन्होंने की हैं। अब रिहाई की कोशिशें की या नहीं की, लेकिन मामलात को संभालने के लिए, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने ज़रूर कोशिशें की हैं। ज़रूर मोहसिन नकवी साहब ने ऐसे इक़दामात, ऐसे राब्ते किए हैं जिससे सियासी दर्जा हरारत नीचे आए और डेफिनेटली जब सियासी दर्जा हरारत नीचे होता है, उससे इमरान खान साहब की रिहाई हो ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस ज़रूर पैदा होती है। तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है। अब अलीमा खान साहबा जो अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो मोहसिन नकवी की ज़बान बोलते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि डील की ऑफ़र जो मुझे पता है वो 4 अगस्त को 2024 को इमरान खान साहब को की गई थी, 24 या 25 को की गई थी। अभी जो बार बार डील की बात करते हैं, इमरान खान साहब के लिए कोई डील नहीं है। ये क्लैरिटी मौजूद है, ये क्लैरिटी इदारों में, हुकूमत में मौजूद है। लेकिन बात ये है, जब अलीमा खान साहबा इस किस्म का इल्ज़ाम दोहराती हैं कि डील की ऑफ़र की गई कि खामोश रहें और सेफ़ एग्ज़िट इमरान खान को मिल जाएगा, इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएँ, जब ये बात इससे पहले भी अलीमा खान साहबा ने की थी ना, तो मोहसिन नकवी साहब ने चैलेंज किया था अलीमा खान साहबा को कि बताएं कि वो ऑफ़र कौन लेके आया था, वो ऑफ़र किसने कराई थी। फिर इसका अलीमा खान साहबा ने जवाब नहीं दिया था। अलीमा खान साहबा ने फिर इस पर सवाल जो है उसको गोल कर दिया था। साहब ने यह सवाल किया था कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नाम बताएं, तो अलीमा खान साहबा ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो एक्चुअल सवाल है, जो इंटरव्यू अलीमा खान साहबा का हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अब उसमें जो असल सवाल था कि जो हार है, जो रखने पे, कम कीमत लगवाने पे इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई, वो हार कहाँ पे है? उस हार वाले सवाल का कोई जवाब अलीमा खान साहबा ने नहीं दिया। अब शेर अफजल मरवत ने कहा था कि इमरान खान साहब इस बात पे एग्री कर गए थे
کہ جو ہار ہے واپس کر کے اس مقدمے سے اپنی اور بشرا بی بی صاحبہ کی جان چھڑوا لی جائے. اور جب وہ ہار لینے کے لیے شیر افضل مروت نے کہا کہ میں بشرا بی بی صاحبہ کے پاس گیا تو مجھے بشرا بی بی صاحبہ نے بتایا کہ وہ ہار علیمہ خان صاحبہ لے کے چلی گئیں. اب علیمہ خان صاحبہ نے صرف اس سوال کے اوپر اتنا کمنٹ کیا کہ دیکھیں اس وقت تو توشہ خانہ 2 شروع نہیں ہوا تھا. اب یہاں پہ نمبر کا بھی فرق ہے. ایکچولی تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے 3 کیسز ہیں. توشہ خانہ 2 جس کو کہا جاتا ہے وہ توشہ خانہ 2 نہیں ہے، وہ توشہ خانہ 3 ہے، کیونکہ پہلا توشہ خانہ عمران خان کے خلاف جج ہمایوں دلاور والا تھا. دوسرا توشہ خانہ عمران خان کے خلاف بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جج محمد بشیر والا تھا. تیسرا توشہ خانہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جج شاہ رخ انجمن والا تھا، ایف آئی اے کی اسپیشل سینٹر کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے. اب جہاں پہ یہ بات کہی، یہ دعویٰ کیا، یہ الزام لگایا شیر مروت صاحب نے کہ وہ ہار علیمہ خان کے پاس ہے اور علیمہ خان صاحبہ اس ہار کو جو ہے وہ اپنے پاس انہوں نے رکھ لیا ہے، واپس انہوں نے نہیں کیا. لیکن کچھ اور بھی الزامات کل جو انٹرویوز شیر افضل مروت کے ہوئے، انہوں نے علیمہ خان پہ کچھ اور بھی انٹرویوز لگائے ہیں. ایک تو شیر افضل مروت نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے جو رہنما ہیں انہیں اپنا نوکر سمجھتی ہیں. بیرسٹر گوہر سے بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ آپ نے اس کو ڈاؤن کیوں کر دیا. لیکن جو اہم بات مروت صاحب نے کہی، ایک تو انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور کو ہٹانے میں علیمہ خان کا کردار تھا، سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں علیمہ خان کا کردار تھا. لیکن ایک ہوٹل پہ ہونے والی میٹنگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ علیمہ خان تحریک انصاف میں ایک گروپ بنانا چاہتی تھی. اس گروپ کے لیے کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں کوئی میٹنگ ہوئی جس میں ایک وکیل کو بھی بلایا گیا، اور اس وکیل کو بلا کے مروت صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علیمہ خان نے کہا کہ پارٹی کے نئے چیئرمین کے ڈاکومنٹ تیار کرو. اور جب یہ بات بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی گئی تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا، میرے بعد نیا چیئرمین کون بنے گا بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کے بعد، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. ویسے ناظرین، اگر علیمہ خان صاحبہ اس معاملے کو لے کے چلتی یہ گوہر صاحب کو پارٹی سے ہٹایا جائے، جیسے ہی بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹیں گے تو تحریک انصاف کا وجود ویسے ہی قانونی طور پہ ختم ہو جائے گا. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے بقول شیر افضل مروت یہ کوشش کی تھی کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا کے کوئی نیا چیئرمین جو ہے وہ بنا لیا جائے. اب وہ کس کو بنوانا چاہتے تھے؟ ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہوں. لیکن مروت صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے گرفتار ہوئے تھے، ان بیٹوں کی رہائی میں علیمہ خان کی فیسلیٹیشن پنجاب حکومت نے کی. اب کیسے فیسلیٹیشن کی، اس کا جواز یا اس کی دلیل مروت صاحب یہ دیتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جب اپنا علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی ضمانتیں عدالتوں میں لگی ہوئی تھیں تو پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت درخواستوں کی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی جاتی تو پوزیشن چینج ہو سکتی تھی. لیکن علیمہ خان صاحبہ کا جو رول پاکستان تحریک انصاف میں ہے اس پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے تحریک انصاف کو نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو سہیل افریدی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، جس پر شفیع جان صاحب نے کہا کہ بس سہیل افریدی نے اعلان کر دیا تو اب یہ فورس بن کے رہے گی، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس معاملے پر بھی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ بھی اس فورس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ فورس بنے، اور اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے پارٹی عہدیدار وہ سائڈ پہ ہو جائیں. اب اس معاملے پہ سہیل افریدی صاحب نے یو ٹرن لیا ہے. سہیل افریدی صاحب نے یو ٹرن یہ لیا ہے، ان کے ترجمان شفیع جان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نام ہے عمران خان رہائی فورس، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. جو ہم نے گروپ بنانا ہے، دھڑا بنانا ہے، اس کا نام کچھ اور رکھا جا سکتا ہے، فورس کے بجائے رضاکار یا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن مروت صاحب نے ایک اور پیش گوئی بھی کر دی ہے کہ عید الفطر کے بعد سہیل افریدی صاحب جنہیں علیمہ خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، اب علیمہ خان ان سے بھی ناراض ہیں، اور اس امکان کا اظہار کیا ہے مروت صاحب نے کہ عید الفطر کے بعد سہیل افریدی کے اوپر بھی جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، افریدی صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، اور ان کی نااہلی کے بعد جو ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا کی، ان کی قسمت پھر جاگ جائے گی، پھر وہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے. یہ ان کی طرف سے دعویٰ اور ایک امکانی خبر شیئر کی گئی. اب جب ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بات کر لیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک تو جو گرین ٹریکٹر اسکیم ہے اس کے فیز 3 کا آغاز کر دیا ہے. لیکن پنجاب میں ماہ رمضان کے دوران جو
رمضان نگہبان پروگرام کا آغاز کیا گیا، جو کہ لانچ کر دیا گیا، تقسیم لوگوں میں کر دی گئی، مستحق لوگوں میں اس کی ڈسٹریبیوشن کر دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دسترخوان پروگرام، رمضان نگہبان دسترخوان پروگرام شروع کیا گیا، جو کہ مخیر حضرات کے تعاون کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اس پروگرام سے متعلق مریم نواز صاحبہ نے خود آ کے احکامات جاری کیے ہیں کہ جو روزے دار آتے ہیں، جو 500 دسترخوان پنجاب میں قائم کیے گئے ہیں، 2000 لوگ روزانہ وہاں پہ آتے ہیں، ان کا خیر مقدم کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو پذیرائی دی جائے، ان کو عزت دی جائے۔ اور جن مخیر حضرات کے تعاون سے یہ دسترخوان افطاری کا شروع ہوا ہے، ان کا بھی مریم نواز نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، پاکستان زندہ باد۔